नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका टैक्स ऑडिट होना है और आपने ऐसे व्यक्ति से परचेजेज की हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है और कौन सा एक्सपेंडिचर आपको इंक्लूड करना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है इसकी रिपोर्टिंग करते हुए, ताकि आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की कॉम्प्लायंस सही से हो पाए। दोस्तों, यह क्लॉज 44 जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चार्टर अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना होता है, यानी कि यदि टैक्स पेयर ने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो उस केस में उसे ब्रेकअप देना होगा कि कितना जो एक्सपेंडिचर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति से रिलेटेड किया है, कितना अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से रिलेटेड किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर देना है जो कि इनकर किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद एक्सपेंडिचर इंस्पेक्टर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इसका ब्रेकअप देना है कि कितना एक्सपेंस है जो कि गुड्स और सर्विस से रिलेटेड जो कि एग्जम्प्ट है जीएसटी से, एंड रिलेटिंग टू एंटिटी फॉलिंग अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज एंड टोटल पेमेंट टू द रजिस्टर्ड एंटिटीज। उसके बाद एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो दोस्तों, क्या ये एक्सपेंडिचर का जो ब्रेकअप है वो आपको हेड वाइज देना है, एक्सपेंसेस वाइज देना है, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही देना है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी इंक्लूड करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको यहाँ पे नेचर वाइज एंड हेड वाइज ब्रेकअप देना होगा एक्सपेंडिचर का। दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखा गया है। इस प्रकार आपको हेड वाइज एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि प्रोफेशनल एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा की, आप टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप यहाँ पे देंगे। दोस्तों, यदि आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन आप बुक करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, या फिर बैड डेट्स की प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, तो उसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर जो है कैश में इनकर नहीं किया गया है बल्कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए 3 से लेके 7 तक उसका ब्रेकअप यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको वही एक्सपेंडिचर देना है जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाता है। तो यदि कोई एक्सपेंडिचर सप्लाई ही नहीं है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो उसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 3 दिया गया है जो कि यह कहता है कि कौन सी ऐसी गुड्स या फिर सर्विस है जिसे कि सप्लाई नहीं माना जाता। तो दोस्तों, जैसे सैलरी पे की जाती है एम्प्लॉय को, उसे सप्लाई नहीं माना जाता है, तो उसका आपको यहाँ पे ब्रेकअप देने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, क्लॉज 44 फॉर्म 3CD में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको टोटल एक्सपेंडिचर की रिकन्सिलेशन बनानी होगी, यानी कि जो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है वो आपको लेना है, फिर उसमें आपको वो एक्सपेंडिचर ऐड बैक करना है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ रहा है। जैसे कि दोस्तों, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, फिक्स्ड एसेट में एडिशन होती है, वो सीधा ही आपकी बैलेंस शीट का पार्ट बन जाता है, P&L में नहीं आता है। तो यदि आपने ऐसे एसेट खरीदे हैं रजिस्टर्ड व्यक्ति से, तो उसका एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे ऐड बैक करना है। उसमें से नॉन कैश एक्सपेंस आपको लेस कर देने हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हमने अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा आपको लेस करना है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एंड मनी, क्योंकि ये तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका ऐसा खर्चा आ रहा है सेल ऑफ शेयर से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे। इसके अलावा जैसे कि सैलरीज हमने अभी डिस्कस की हैं, शेड्यूल 3 के अंतर्गत जो ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी है जिससे कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स या ना ही सप्लाई सर्विस माना जाता है, वो लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो बैलेंस एक्सपेंडिचर होगा वो आपको रिपोर्ट करना है फॉर्म 3CD के क्लॉज 44 में। दोस्तों, ये आपको डिडक्शन और एडिशन आपको हर एंटिटी वाइज यानी कि जीएसटी वाइज अलग से मेंटेन करके रखनी है अपने वर्किंग पेपर के पर्पज से। दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना है गुड्स और सर्विस एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर का। इसके लिए जीएसटी में जो एग्जम्पशन की डेफिनेशन है वो आपको रेफर करनी है। दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम सप्लाई का मतलब है कि यदि गुड्स एंड सर्विस सप्लाई की जाती है जहाँ पे कि नील रेट ऑफ टैक्स है, या फिर जो जीएसटी में पूरी तरह से एग्जम्प्ट है सेक्शन 11 या सेक्शन 6 के अंतर्गत आई जीएसटी एक्ट के। और यहाँ पे दोस्तों, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई के अंतर्गत ही आती है। दोस्तों, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है कि वो सप्लाई गुड्स और सर्विस की जो कि लेवेबल नहीं है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। दोस्तों, कौन सी सप्लाई एग्जम्प्ट है इसके लिए आप नोटिफिकेशन रेफर कर सकते हैं 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट सर्विसेज के लिए, 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, 1/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, 2/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट,
एंड 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। दोस्तों, यदि अल्कोहल लिकर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सप्लाई की जाती है या पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है तो इसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो कि आपके P&L में आ रहा है तो इसके आपको एग्जाम सप्लाई के अंतर्गत ही मानना है। दोस्तों, यदि आपने ऐसे व्यक्ति से परचेज़ की है जो कि जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम के तौर पर रजिस्टर्ड है तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्पोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है और वो अपने बिल के ऊपर ये मेंशन करता है कि वो कॉम्पोजिशन डीलर है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट जीएसटी। तो दोस्तों, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे सेपरेटली करनी है। दोस्तों, यदि कोई ऐसा क्रेडिट है जो कि जीएसटी में ब्लॉक्ड है और आपने सेपरेटली उसकी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन नहीं की है बाइफिकेशन, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है ताकि टैक्स ऑडिटर अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसे रिमार्क के तौर पे मेंशन कर सके। दोस्तों, उसके बाद जो बैलेंस है रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज आ जाएगा, यानी कि जो एक्सपेंडिचर ना तो एग्जम्प्ट है ना कॉम्पोजिशन डीलर से है तो आपने जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति से लिया है तो यहाँ कॉलम 5 के अंतर्गत आएगा। उसके बाद दोस्तों, आप किसकी पेमेंट दिखानी है, पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज़, तो यहाँ पे पेमेंट को आपको एक्सपेंडिचर वर्ड ही लेना है। तो 3 + 4 + 5 ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये आपका मैच करना चाहिए नंबर 6 से। दोस्तों, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे कॉलम 7 के अंतर्गत रिपोर्ट करना है। तो कॉलम 6 एंड कॉलम 7 का टोटल आपके कॉलम नंबर 2 से मैच करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सप्लाई ली है जिस व्यक्ति से उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया हो और हो सकता है जीएसटी नंबर बैक डेट से कैंसिल किया गया हो, तो उस केस में आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना है अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कि कितने ऐसे जीएसटी नंबर है जो कि कैंसिल किए गए हैं या फिर जो उसका ट्रीटमेंट है वो आपने कैसे किया है अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स पेयर्स के एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर हों, जैसे कि हर स्टेट में सेपरेट जीएसटी नंबर हो और आप पूरे ब्रांच के लिए या फिर पूरे फर्म के लिए आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में आप रिकन्सिलेशन बनाएंगे जीएसटी नंबर वाइज। तो उस केस में आप एक्सपेंडिचर हेड वाइज जो है इस प्रकार से रिकन्सिलेशन बना सकते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर डेबिट किया गया है, वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है, टोटल अमाउंट वेंडर को कितना पे किया गया है एक्स्ट्रा। दोस्तों, यहाँ पे ICAI के द्वारा टैक्स ऑडिटर को एक गाइडेंस दी गई है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देते हुए वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करे कि टोटल एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग लिया है, SSC ने मेथड क्या फॉलो किया है ये कॉलम फिल करने के लिए जो कि हमने डिस्कस किए हैं। यदि SSC इस पोजीशन में नहीं है कि वो क्लोज 44 के लिए जो ब्रेकअप है वो दे सके तो उस केस में आपको अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर या फिर डिस्क्लेमर देना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। दोस्तों, यदि SSC ने रीज़न प्रोवाइड किए हैं कि वो ये ब्रेकअप नहीं दे सकता है तो आपको इसे रिपोर्ट करना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से वर्किंग जो एक्सेल में बना सकते हैं, हेडवाइज कितना एक्सपेंडिचर है फिर उसका ब्रेकअप क्या है, लेकिन जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आप रिपोर्ट करेंगे तो टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर का ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं और जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है वो दे सकते हैं क्लॉज 44 के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।